कितना सेट हुआ है इसमें? कितना हो गया? 3 4 5 6, पेज नंबर 35। 5 हो गया, होगा 5 होगा। चलो अभ्यास सेट 5। शब्द है आपका उपादेय। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, जिसे ग्रहण किया जाए। इसका विलोम हो जाएगा अनुपादेय। अनुपादेय कहते हैं जिसे त्यागा जाए। नेक्स्ट शब्द है परमार्थ। परमार्थ कहते हैं जो किसी के लिए किया गया कार्य हो, जो किसी दूसरे के लिए कार्य किया गया हो उसे परमार्थ कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा स्वार्थ, जो स्वयं के लिए किया गया कार्य हो। अगला शब्द है स्थिर। स्थिर कहते हैं एक जगह रुकना। इसका विलोम हो जाएगा अस्थिर, जो रुकता ना हो या चलायमान। नेक्स्ट शब्द है संयोग। संयोग का मतलब होता है मिलना। इसका विलोम हो जाएगा वियोग। वियोग मतलब बिछड़ना। वैभव। नेक्स्ट शब्द है वैभव। वैभव कहेंगे हम सुख संपदा को, जो सुख संपदा ऐश्वर्य से भरा हुआ। इसका विलोम हो जाएगा पराभव, जिसके पास कुछ भी ना हो या विनाश हो जाना, ह्रास हो जाना। नेक्स्ट शब्द है महात्मा। महात्मा कहते हैं महान आत्मा को। इसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा। दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा। नेक्स्ट शब्द है स्मरण। स्मरण कहते हैं याद, याद करना। इसका विलोम हो जाएगा विस्मरण मतलब भूल जाना। सूक्ष्म। सूक्ष्म कहते हैं छोटा, बहुत छोटा। इसका विलोम हो जाएगा स्थूल मतलब बड़ा, विशाल। नेक्स्ट शब्द है आगामी। आगामी कहते हैं आने वाला। इसका विलोम हो जाएगा विगत। विगत मतलब बीता हुआ। नेक्स्ट शब्द है प्रधान। प्रधान कहते हैं मुख्य को, विशेष। इसका विलोम हो जाएगा गौण, जो कम मुख्य हो। साउंड नहीं आ रही है? जिनकी साउंड नहीं आ रही है वो अपने मोबाइल को चेक करें, ठीक है। अगला शब्द है विशेष। विशेष कहते हैं जो अपने आप में अनोखा हो या एक अलग प्रकार से। इसका विलोम हो जाएगा साधारण मतलब आम या सामान्य। नेक्स्ट शब्द है संधि। संधि कहते हैं किसी चीज को जोड़ना। इसका विलोम हो जाएगा विच्छेद या विग्रह, किसी चीज को तोड़ना। नेक्स्ट शब्द है कटु। कटु मतलब कड़वा। इसका विलोम हो जाएगा मृदु। मृदु मतलब मीठा। नेक्स्ट शब्द है ओजस्वी। ओजस्वी कहते हैं प्रभावशाली, जिसके ऊपर प्रभाव हो या तेज हो। इसका विलोम हो जाएगा निर्जस्वी। निर्जस्वी मतलब जिसका तेज ना हो या जिसका कोई प्रभाव ना हो। नेक्स्ट शब्द है गत्यात्मक। गत्यात्मक कहते हैं गतिशील, जो गतिशील या चलायमान। इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। स्थिर मतलब रुका हुआ। अगला शब्द है मित्रता। मित्रता कहेंगे किसी से दोस्ती करना। इसका विलोम हो जाएगा शत्रुता, किसी से दुश्मनी कर लेना। अगला शब्द है सुधा। सुधा कहते हैं अमृत को। इसका विलोम हो जाएगा हलाहल। हलाहल कहते हैं विष को, जहर जिसे आप बोलते हैं। अगला शब्द है मंथर। मंथर मतलब धीमा या धीमी गति से चलने वाला। इसका विलोम हो जाएगा तीव्र मतलब तेज। नेक्स्ट शब्द है गरिमा। गरिमा कहते हैं महिमा को या प्रसिद्धि को। इसका विलोम हो जाएगा लघिमा मतलब बदनामी। नेक्स्ट शब्द है त्रिकुटी। त्रिकुटी कहते हैं भौ के बीच का स्थान। इसका विलोम हो जाएगा भ्रकुटी। भ्रकुटी मतलब भौएं, जैसे आंखों के ऊपर जो ये काला होता है इसको कहते हैं भौ, और इसके बीच में जहां आप तिलक लगाते हो इस स्थान को कहते हैं त्रिकुटी। अगला शब्द है अपव्यय। अपव्यय कहते हैं बहुत अधिक खर्च करने वाला। अप माने अधिक, व्यय माने खर्च। बहुत अधिक खर्च करने वाला अपव्यय कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा मित व्यय। मित माने थोड़ा, व्यय माने खर्च। थोड़ा खर्च करने वाला मित व्यय कहलाएगा। अगला शब्द है अलभ्य। अलभ्य मतलब जो ना मिल सके या जो प्राप्त ना होता हो। इसका विलोम हो जाएगा लभ्य, जो प्राप्त होता हो। नेक्स्ट शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ कहते हैं अज्ञानी को, जिसमें ज्ञान ना हो। इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ, बहुत अधिक जानने वाला। अब हम ये कह सकते हैं अल्पज्ञ का मतलब इसके विलोम में अगर लें तो अल्प थोड़ा, ठीक है, थोड़ा जानने वाला या कम जानने वाला या ना जानने वाला। इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ मतलब बहुत अधिक जानने वाला। अगला शब्द है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कहते हैं उत्तम या उत्तम श्रेणी का, कि ये चीज तो बड़ी ही उत्कृष्ट है, मतलब उत्तम श्रेणी की है। इसका विलोम हो जाएगा निकृष्ट। निकृष्ट मतलब बेकार। नेक्स्ट शब्द है उद्यत। उद्यत कहेंगे अक्खड़ को, या जो अपनी ही सुनने वाला हो, किसी दूसरे की ना सुनता हो, अकड़ा हुआ जैसे आप कह सकते हो, अक्खड़। इसका विलोम हो जाएगा सौम्य या विनीत, जो सौम्य हो, विनीत हो या बात को मानने वाला हो। अगला शब्द है क्रिस। क्रिस कहते हैं दुबला पतला, और इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट या स्थूल, मतलब हट्टा कट्टा, जैसे मजबूत कह सकते हैं हम। अगला शब्द है ग्रामीण। ग्रामीण कहते हैं गांव का। इसका विलोम हो जाएगा नागर, मतलब शहर का, ठीक है। ग्रामीण कहते हैं गांव का व्यक्ति और नागर शहर का व्यक्ति। तो मेरे साथ बोलना है शब्द, मैं शब्द बोलूंगी, आपको विलोम उसका उच्चारण करना है। उपादेय, परमार्थ, स्थिर, संयोग, वैभव, महात्मा, स्मरण, सूक्ष्म, आगामी, प्रधान, विशेष, संधि, कटु, ओजस्वी, गत्यात्मक, मित्रता, सुधा, मंथर, गरिमा, त्रिकुटी, अपव्यय, अलभ्य, अल्पज्ञ, उत्कृष्ट, उद्यत, कृस, ग्रामीण। चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि हमारी देखा जाए तो ऐसे सरल है और देखा जाए तो ऐसे थोड़ी सी कठिन भी है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जिस तरह से हमने अभी तक स्वर संधि पढ़ी थी उसी तरह से हमें इसे समझना होगा। देखो, व्यंजन संधि के बारे में अगर हम बात करें तो
अभी तक हमने जाना कि संधि हमारी वे वर्ण होते हैं जब दो वर्ण आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसमें हमने 3 प्रकार की संधि जानी। स्वर संधि, जिसमें किसी स्वर का मेल किसी स्वर से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और अब हम देख रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या कहती है? किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण अथवा किसी स्वर वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण अथवा किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे कि वाक प्लस ईश, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? व्यंजन है और इसका मेल किससे हो रहा है? किसी स्वर से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, अब व्यंजन संधि करने के लिए हम इसके नियम को समझते हैं लेकिन उस नियम से पहले एक बार व्यंजन को भी अपने ध्यान में लेके आते हैं। हम जो यहाँ पर व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमारे जो 33 व्यंजन हैं इन्हीं में होगी, और इनमें भी 33 में से सब में नहीं होगी, कुछ ही इसमें हमारे वर्ण हैं जिनके साथ ये संधि होगी। इसमें हमें जो जानने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हर वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है। तो जैसे हम कहें कि हर वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो यहाँ पे कहा, क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया, झूठ मत बोलो। ठीक है, तो इसे समझ लो कैसे समझना है हमें। ये कहना क्या चाहता है, लिखा हुआ तो आपके पास है, अब इसे समझ लो, इसका कहने का मतलब क्या है। आपको ये बात तो पता है कि संधि के अंदर, अच्छा ये बताओ, आपको कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? तो ये इतना शोर क्यों मचा रखा है? और मुझे ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा था। आप शांति लग रही है ना? एक तो व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं, ऊपर से और ये बैकग्राउंड में इतना शोर है ना। तो इधर आ जाओ ना, सीधे आइए ऐसे आपके सामने पर। क्या ऐसे अच्छा नहीं दिखता? सामने से अच्छा दिखता है, इस तिरछे में तो और वैसे ही नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे आ जाओ, इस बैग के पास। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हमने कहा कि किसी जो हमारा प्रथम वर्ण है, और प्रथम वर्ण कौन कौन सा है? प्रथम वर्ण होता है क, च, ट, त और प। जब हमने इनके नीचे हल लगाया तो अंतिम वर्ण पर तब ये बैठेंगे। अगर हम इनके नीचे हल नहीं लगाते हैं तो अंतिम वर्ण पर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है, इनका मेल कह रहा है कि इन पांचों में से किसी का मेल किससे हो? किसी भी तीसरे वर्ण से हो, तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन। एक और पॉइंट इसने दिया है, और क्या है वो? स्वर। ठीक है, इसने कहा है या तो किसी स्वर से मेल हो। तो इन पांचों वर्णों में से किसी एक वर्ण का मेल इनमें से किसी एक वर्ण से हो, या तो कोई अपने अपने वर्ग का तीसरा हो, या अपने अपने वर्ग का चौथा हो, या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन से हैं? य, र, ल, व है, और या कोई स्वर हो। तो जब इनका आपस में मेल होता है तो ये जो वर्ण है ये अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। क का तीसरा वर्ण कौन सा है? च का तीसरा वर्ण क्या है? ज। ट का तीसरा वर्ण क्या है? ड। त का तीसरा वर्ण क्या है? द। प का तीसरा वर्ण क्या है? ब। अब ये बताइए कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये वही है, और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सेम टू सेम ही उतर जाएगा। नियम हमारा वही काम कर रहा है जो घुसपैठिया नियम था। मतलब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, परिवर्तन किसमें होता है? अंतिम वर्ण जो है उसमें परिवर्तन होता है, और जो पीछे बाद यानी उसके बाद में जो आया है पीछे, वो वर्ण उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट आप उतारो और इसके साथ हम उदाहरण भी करेंगे फिर। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र बार बार कमेंट किए जा रहा है कि क्या ये बैच यूपीएसआई के लिए है। देखो बालक, आप शायद हो सकता है कि आज पहले दिन आए हो, आपको पता नहीं है। मुझे इन सब बातों से ना बहुत ज़्यादा चिढ़ है। आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? सबसे पहले तो ये सोचनीय विषय हो जाता है आपके इस तरह के सवाल से। क्या आप यूपीएसआई जैसे एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हो और आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि बैच कौन सा है? हाँ, आपको ये पूछना पड़ रहा है। अरे नहीं पता चल रहा तो आप टॉपिक को देख लो, कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है, परीक्षा में आता है कि नहीं आता है। जब इस बैच पे लिखा हुआ है कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, तो इसमें क्या पूछने वाली बात है? बार बार कॉपी पेस्ट करो, लिखो, जो समझा रही हूँ उसको समझो मत। लिख लिया ये आप लोगों ने? अब इसको ना फिर से समझो, आपका इसी पॉइंट पर ये मतलब व्यंजन संधि है, बाकी तो सब आपको पता चल जाएगा तुरंत। यहाँ पे जो हमारा नियम पहला कहता है, पहले नियम ने हमसे क्या कहा है कि किसी भी प्रथम वर्ण का मेल, ठीक है, किससे हो? किसी तीसरे, चौथे, अंतस्थ व्यंजन या किसी स्वर से हो। तो ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखती हूँ, पहले समझ लेना उसके बाद लिखना। जैसे दिक प्लस विजय। अब हमें ऐसे दिक तो पता चल जाता है कि दिग्विजय हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे, किस प्रोसेस से, हमें ये समझना है। तो हम देखते हैं कि अंतिम वर्ण क्या है हमारा? क। तो ये रहा हमारा यहाँ पे क, और यहाँ पे हमारा ई है या व है? प्रथम वर्ण क्या है? व। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे? व है, यानी अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। तो जब इनका आपस में मेल होगा इसके साथ, तो ये जो क है ये क किस में बदलता है? अपने वर्ग के तीसरे में। तो यहाँ पर ये बदल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और जब हमने कहा है कि यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा। अगर यहाँ स्वर होता है तो वो इसको पूरा करेगा, नहीं तो पूरा का पूरा शब्द उतर जाएगा। ये पूरा शब्द हम यहाँ उतार देते हैं। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा है? दी। अब इसको लिख दीजिए। जब आप इसको लिखेंगे तो ये जो ग है ये आपका आधा इस तरह से लिखा जाएगा, और जो ये व की ई है ये इसको इस तरह से कवर करेगी, और ये शब्द क्या हो जाएगा? दिग्विजय। ठीक है, उतार लीजिए अब इसको, साइलेंट कर दो भाई। रफ कॉपी लेके आए हो आप लोग जिस पर अभ्यास करते हो?
आज आपको पेन बहुत तेज चलाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी उतारो। आज व्यंजन संधि खत्म कर देंगे। हो गया ये? मिटा दूं? आप देखो, रफ कॉपी निकाल लो और रफ कॉपी पर अभ्यास कर लो साथ में जल्दी जल्दी। जैसे यहाँ पर दिया है दिक् प्लस विजय, तो दिग्विजय हमने कहा। वाक प्लस ईश, देखो यहाँ पे दिक का मतलब है दिशाएं, ठीक है, विजय माने विजय प्राप्त करना। तो दिग्विजय किसको कहते हैं? जो सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले उसको दिग्विजय कहते हैं। वाक, वाक कहते हैं वाणी को, आवाज को। और ईश्वर, तो जो आवाज का ईश्वर है वो क्या कहलाएगा? वागीश। अब जो क है वो किस में बदल गया? ग में बदल गया। और ग के तुरंत बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। तो ग आधा था और ई जैसे ही उसके साथ आया तो उसने क्या कर दिया? उसको पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जैसे शब्द दिया है वागीश्वर दिया है, तो वागीश्वर शब्द अगर किसी ने आपको दे दिया और पूछा कि इसमें संधि कौन सी है, तो शब्द के बीचों बीच बड़ी ई की मात्रा देखकर चौंक मत जाना, समझ गए ना। तो आपको कैसे, अगर देखेंगे तो ईश्वर तो आप निकाल लेंगे, लेकिन इधर का दूसरा शब्द क्या है तो वो आपको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, वाक का मतलब होता है आवाज, ठीक है, बातचीत। इसी तरह से देखो, सट प्लस आनंद दिया है तो ट अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया और इस आ ने इसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब जैसे यहाँ दिया है भगवत भजन, तो त का मेल भ, यानी त का मेल किससे हो रहा है? चौथे वर्ण से हो रहा है। तो ये त अपने ही वर्ग के किस में बदल गया? तीसरे में बदल गया और क्या हो गया? भगवत भजन। जब आप देखते होंगे कि भगवत और भजन अलग अलग लिखा है तो ये भगवत होता है, लेकिन जब ये सुरेखा के साथ हो जाता है तो ये त की जगह क्या हो जाता है? द हो जाता है। तो हमें ये पता नहीं चलता था कि ये भगवत क्यों लिखा जा रहा है। और अगर कोई आपको ऐसे बोल दे कि लिखो भगवत भजन, तो आप क्या लिखेंगे? भगवत भजन, इस तरह से, और गलती भी हो जाएगी। तो ये वाक्य शुद्धि जो आपका आता है ना, शब्द शुद्धिकरण, उसमें भी आता है। जैसे सत प्लस भावना से बना है सद्भावना, सत माने अच्छी, भावना माने भावना, तो वही होती है सद्भावना। जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। जैसे तत् प्लस अर्थ, तदर्थ हो गया। इसी तरह से हाँ भाई, तुम इतनी देर से ऑनलाइन में बैठे हुए हो क्या? और मैंने क्या बताया कि ये मत देख लेना कि शब्द के बीचों बीच ई देख के आपको ये समझ में आए। एक तरफ ईश्वर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन दूसरा शब्द आपको ध्यान में रखना है कि ये वाक होता है, और वाक का मैंने अर्थ भी लिखवाया है कि आवाज होता है। इसमें क्या दिक्कत है? ऑप्शन में तो आएगा। अब ये थोड़ी कि आप आंख बंद करके, और आपको ये बात क्यों बताई गई है? सार्थक शब्द तो खोजोगे ना, या अंधाधुंध ऐसे ही, या तो क्या होगा, या तो वाकी लिखा होगा, या तो क्या लिखा होगा? वाकी लिखा होगा, ये दिया होगा, तो क्या बनाओगे? क्या होता है वाकी और वाकी? कुछ भी नहीं होता ना। तो सार्थक शब्द क्या मिलेगा आपको? वाक। क्या मिलेगा? तब उससे आपको पता चलेगा कि वागीश्वर शब्द जो है वो हमारी स्वर संधि नहीं है, समझ गए ना? इसलिए पहले बताया। हाँ, मतलब क्या भांग खा के बैठे हुए हो? जब इतना आगे बढ़ गए, बताया पहले ही बताया, वाक माने आवाज, आवाज वाणी, बातचीत, और बातचीत का ईश्वर मतलब जो आवाज का स्वामी है। क्या हुआ? मतलब समझ में आया? ठीक है। तो वागीश सरस्वती के लिए भी आता है, क्योंकि आवाज की स्वामिनी कौन है? सरस्वती, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का, अब पहला वर्ण वैसे ही आपका क, ख, क, च, ट, त, प, उसकी ही बात कर रहा है कि पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। पंक्ति कहती है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कहना क्या चाहता है, इसको लिख लो साथ में। हाँ, पंचमाक्षर बताती हूँ ना, पहले लिखो। जबकि अगर आप देखेंगे तो पांचवा वर्ण जो है ना, पंचमाक्षर ये होते हैं सारे। जब हमने स्वर के व्यंजन देखे तो व्यंजन का जो सबका पांचवा वर्ण होता है उसी को पंचमाक्षर कहते हैं। देखो यहाँ पे प्रथम वर्ण की बात कर रहे हैं, क, च, ट, त और प। इन पांचों में से किसी एक वर्ण का मेल किससे हो? किसी पंचमाक्षर से। अब पंचमाक्षर आपको पता है कौन से हैं हमारे पांचों वर्ण? कौन कौन से? ण, य, ण, न और म, ये हैं पंचमाक्षर, ठीक है। इनमें से किसी से भी होता है तो जब इनका मेल आपस में होता है तो ये अपने वर्ग के, जो क है ये अपने वर्ग में बदल जाता है, अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। क का पंचमाक्षर क्या है? ये इसकी साइड में बिंदी रहती है। च का पंचमाक्षर क्या है? य है। ट का पंचमाक्षर क्या है? ण है। त का पंचमाक्षर क्या है? न है। और प का पंचमाक्षर क्या है? म है। या अपने अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, और यहाँ पर जो कुछ भी आया है वो क्या हो जाता है? सेम टू सेम आ जाता है। ये फॉर्मूला से दिमाग में रखोगे तो आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। लिख लिया? ये मिटाऊं से? देखो उदाहरण लेते हैं हम। जैसे शब्द है हमारा जगतनाथ, और ये आपकी अशुद्धि में आता है वर्तनी में, ठीक है। जगतनाथ दिया है तो आपको पता है अंतिम वर्ण क्या है? त, और इसका मेल किससे हो रहा है? न, मतलब पंचमाक्षर से। तो ये त अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। त का पंचमाक्षर क्या है? न, तो ये न में बदल गया। और यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसे वैसे ही लिख लो। यहाँ पे क्या टुकड़ा बचा आपके पास? जग। अब जोड़कर लिख दो, शब्द क्या हो गया? जगन्नाथ, और ये शब्द आता है जगन्नाथ, ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो तभी बदलेगा वो अपने ही उसमें, वहां पंचमाक्षर का मतलब है इन पांचों में से कोई सा भी हो। देखो यहाँ पर ये जो प्रथम वर्ण है, यहाँ पर इन पांचों में से कोई सा भी हो, यहाँ पर जो आया है वो अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो ये एक इत्तेफाक है कि न आ गया और इसका भी पंचमाक्षर न है, तो ये दोनों एक सा हो गया। जैसे हम उदाहरण के तौर पर दूसरा उदाहरण ले लें। जैसे शब्द है हमारा वाक प्लस मय। इस वाक का मतलब आवाज ही है, ठीक है, विचार, आवाज, वाणी, बातचीत।
यहाँ पर हमारा क आया है, इस क का मेल किससे हो रहा है, इस पंचमाक्षर से हो रहा है। अब ये दूसरे वर्ग का पंचमाक्षर है, दोनों का आपस में मेल होगा तो ये जो क है, क का पंचमाक्षर क्या है, क का पंचमाक्षर ये है। तो यहाँ पर ये जो मैं लिखा हुआ है सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पर क्या टुकड़ा बचा, वह बचा। अब इसको जोड़कर लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे तो आपको पता है ये पंचमाक्षर ना इसी तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि इसको आधा नहीं बनाया जा सकता, इसके नीचे हल लगाना पड़ेगा। और ये आ गया मैं, तो ये हो गया वांग्मय। ये वांग्मय का मतलब होता है साहित्य, संस्कृत भाषा में कहते हैं वांग्मय का मतलब यानी विचारों से भरा हुआ, विचारों से ओतप्रोत। तो जो विचारों से ओतप्रोत होता है वो क्या है, वो साहित्य होता है। ठीक है, इस तरह से पहचान लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो लिखा है ना कि केवल न और म देखने को आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये द्वितीय शब्द है ना, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होता है। तो हिंदी भाषा में ण य ण इन तीनों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसलिए आपको कोई संधि देखने को नहीं मिलेगी। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर कुछ शब्द हम देखते हैं। जैसे दिया है वाक प्लस में, तो वांग में हो गया। सट प्लस मुख, तो सन्मुख हो गया। अब ये सट माने 6, मुख माने मुंह, जिसके 6 मुख हैं, अर्थात कार्तिकेय। ठीक है, किसके लिए आता है, कार्तिकेय के लिए। ठीक है, इसी तरह से जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो गया। अब देखेंगे हम, ये 2 नियम आते हैं, सही मायने में देखें तो व्यंजन संधि के यही 2 नियम हैं। अब इसके अलावा आपका जैसे आप कहें कि क्या मैम अंतिम वर्ण पर कोई द्वितीय वर्ण दिया हो और उसका मेल किसी तीसरे चौथे पांचवें से हो रहा हो तो क्या संधि होगी? नहीं, ऐसी कोई संधि नहीं होती। जो संधि होनी थी यही नियम लिया है कि पहला वर्ण होता है, पहले वर्ण का मेल किसी तीसरे चौथे पांचवें से हो रहा है, किसी तीसरे चौथे और अंतस्थ से हो रहा है तो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, और अगर किसी पहले वर्ण का मेल किसी पांचवें से हो रहा है तो वो अपने अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। ये 2 नियम हैं। अब इन दोनों नियमों से बनने वाले कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो आगे चलकर काट देते हैं अपने उस नियम को। तो जो नियम इन 2 नियमों को काम नहीं करते, मतलब इन 2 नियमों में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, उनके लिए हम अलग से कुछ नियम बनाते हैं। तो जैसे त है, त संबंधित नियम। अगर हमारा जो ये त है, इस त के बाद कुछ इनमें से वर्ण आता है अगर, तो जैसे त के बाद च और छ आ गया तो त का च हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने दिए जाएंगे, कुछ ऐसे वर्ण दिए जाएंगे जो या तो आप इसमें अपवाद कहें, नियम नंबर 1 का अपवाद कह लें, या फिर कहें कि ये कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो नियम नंबर 1 में अपने आप को नहीं रखते, अपने लिए कुछ अलग नियम बना के रखते हैं। तो उन्हीं में से है ये त। तो त 3-4 तरह के नियम बनाता है अलग अलग किसी के साथ। जैसे हम देखेंगे कि त के बाद यहाँ पर जो हमारा शब्द दिया है च छ, ठीक है, वर्ण है हमारा च छ। त के बाद हम कैसे कर सकते हैं, जैसे दिया है त के बाद यदि च या छ दिया हो, इनका आपस में मेल होता है, तो ये जो त है ये किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। और ऊपर हल लगाए तो इसमें भी हल लगेगा, और यहाँ पर जो ऊपर है वो सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मान लो आपने शब्द लिया यहाँ पर सत प्लस चरित्र। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अंतिम वर्ण क्या है हमारा, त वर्ण दिया है, और यहाँ पर क्या है च। तो इनका आपस में जब मेल होगा तो ये त च से मेल करके किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। और यहाँ पर हमारा आ गया चरित्र शब्द आ गया पूरा। अब हम इसे जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, स बचा, तो जोड़ के लिख दीजिए, क्या हो गया, ये आधा च हो जाएगा, ये पूरा च हो गया, और सच्चरित्र वर्तनी में लिखने को आता है आपका ये। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाता है, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र हो जाएगा। इसी तरह से शब्द आता है लिखने को जगत छाया, जगत छाया शब्द आता है, जैसे जिसका हो जाए उदाहरण करना, जगत प्लस छाया। वर्तनी में लिखने आता है तो त का मेल छ से हो रहा है तो त किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है, संधि के इस नियम के अंतर्गत। ठीक है, और इसीलिए वो जगत छाया हो जाता है। उतार लो इसको। छह में क्यों बदलेगा, हाँ कोई से में क्यों बदलेगा, ऐसा नियम है। देखो यहाँ पे या तो च हो या तो छ हो, दोनों में से कोई सा भी आया होगा, ऐसी स्थिति में ये त च में बदलेगा। जैसे आपने सत प्लस चरित्र का देख लिया, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसे हटाकर यहाँ लिख दें जगत प्लस छाया, तो अब इस त का मेल किससे हो रहा है, इस छ से हो रहा है, तो अब भी ये त किस में बदलेगा, च में बदलेगा। यहाँ पे आ गया छाया, यहाँ पे आ गया जग, और शब्द हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया हमारा जगत छाया। अब आपके एग्जाम में वर्तनी शुद्धिकरण में लिखने के लिए आता है, अब आपको ये समझ में नहीं आता कि ये जगत छाया होना चाहिए था, जगत छाया कैसे हुआ, तो जगत छाया ऐसे हुआ क्योंकि त का च में मेल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें ये कैसे हुआ है, कोई ना कोई एक नियम है जिस नियम ने रख के काम किया है, तभी तो संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ सारी चीज तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाए, किसने बनाया ये नियम, हाँ जब तक आसान लग रहा तब तक बड़ा आनंद आ रहा था, अब दिमाग लगाना पड़ रहा है तो मुश्किल हो रही है। अभी पहले इसको समझ लो, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ। देखो ये जो आपको चार्ट दिया जा रहा है ना, ये चार्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसके अंदर की संधि क्या हो रही है ये भी समझ लें, आपको शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वापस जाके उसे भी कर लें, इसीलिए मैंने फॉर्मूला ये बताए हैं। ठीक है, अब पहले इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर एक रिलैक्स वाली चीज बताऊंगी, तो पहले समझने की एक्टिंग कर लो, उसके बाद में ना इस व्यंजन संधि को कैसे साधना है। मैंने आपको कहा था आप लोगों ने कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया, इसको सम्मान नहीं किया, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। तो अभी इसको दिखाओ कि आप इसको सम्मान कर रहे हो, है ना। तो अब दूसरा नियम, अभी तो त जो है वो बिगड़ गया। देखो अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपको लगा व्यंजन संधि के बस 2 ही नियम है, त ने कहा रुक जाओ, अभी पहले मेरे से सुलझ लो उसके बाद देखना। तो त का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद ज और झ हो तो त ज में बदल जाता है। क्या कह रहा है, यदि किसी त का मेल किसी ज या झ में से किसी एक से होता है, तो इन दोनों में से किसी से हो तो ये त ज में बदल जाता है, और यहाँ जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, शब्द हमारा लिखा होता है उत प्लस ज्वल, त का मेल हो रहा है किससे, ज से, दोनों का मेल होने पर ये त बदल जाता है किसमें, ज में बदल जाता है। और यहाँ पर शब्द क्या लिखा, यहाँ शब्द लिखा है ज्वल, ये भी ज क्या है, आधा है। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, आधा ज फिर आधा ज, और ये शब्द क्या हो गया, उज्ज्वल।
ठीक है। तो उज्ज्वल शब्द में इसलिए दो ज आधे होते हैं, ये हमारी संधि से बना हुआ शब्द है। ज्व माने ज्वल का मतलब हो जाता है ज्वाला ज्योति से, ठीक है। उत माने अधिक, जो अधिक ज्योति हो तो उजाला मतलब प्रकाश से युक्त, अधिकता से आता है, ये उपसर्ग है, ठीक है। इस तरह से उदाहरण में आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे क्या हो जाता है, अभी तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, आप इतने से घबरा रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत सारे नियम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो उदाहरण, जैसे शब्द दिया है यहाँ पर सत प्लस जन, तो क्या हो गया सज्जन। उत प्लस विपत प्लस जाल, तो विपत जाल हो गया। उत प्लस झटिका, तो त का मेल हुआ तो उज्झटिका हो गया। उसी तरह से जगत प्लस जननी, जगत जननी हो गया। ये लिखने के लिए आता है वर्तनी में, अगर आपने देखा होगा सुधी, तो कैसे पता चलेगा, आप तो जगत जननी बोला जाता है, जगत जननी लिख देते हैं, तो वो जगत जननी होता है, संधि का नियम बनेगा इसमें। अब इसके बाद, अब ये जो दो पॉइंट आपने पढ़े, इन दोनों पॉइंट को याद करने का तरीका समझा देती हूँ आपको। देखो इन्हें ऐसे याद रख सकते हो, ये च वर्ग है, च छ ज और झ, इनसे किसका मेल हो रहा है, इस त का मेल हो रहा है। रूल नंबर 3 का क ये था, जब च छ से मेल कर रहा था तो उत्पन्न विकार क्या हो जा रहा था, त का हर बार च हो जा रहा था, ठीक है, जब ये से मेल कर रहा था। और जब ज छ से आ रहा था तो उत्पन्न विकार क्या हो जा रहा था, ज हो जा रहा था। तो ऐसे याद कर ले, ठीक है, दोनों को जोड़े से रख के च छ ज झ, च वर्ग से त का मेल हो रहा था। तो जब त का मेल हो रहा था तो अल्प्राण महाप्राण मिलके क्या बना रहा है, अल्प्राण बना रहा है, और अल्प्राण महाप्राण फिर मिलके क्या बना रहा है, अल्प्राण, ठीक है। ये आपको पता याद होनी चाहिए, वो सारी चीज़ ऐसे ही नहीं किया था कि ऐसे याद करने के लिए, वो संधि में आपके पास याद करने के तरीके के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस तरह से आपको याद करना है। गला घोट दूंगी मैं तुम्हारा, ठीक है। वर्णमाला में क्या सिखाया था, वर्णमाला में सिखाया नहीं था अल्प्राण महाप्राण, ये च क्या है, ये अल्प्राण है, और छ क्या है, महाप्राण, फिर ये क्या है, अल्प्राण, फिर ये क्या है, महाप्राण। ये कह रहे ये क्या है मैम, है वहां पे हम जब वर्णमाला पढ़ के आए, झक मार के आए थे क्या। बेटा पिछली चीजों को भूलो मत, हिंदी को मैं उस क्रम से आपको पढ़ाऊंगी कि पीछे की चीजों को आपको आगे के लिए याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संधि में अगर हमने संधि पढ़ने से पहले वर्णमाला नहीं पढ़ा, स्वर और व्यंजन को नहीं पढ़ा, तो संधि पल्ले नहीं पड़ेगी। फिर जैसे सदियों से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, विद्या प्लस आलय विद्यालय और इन सबको, वैसे ही रटना पड़ेगा, फिर शब्द ही शब्द रटने पड़ेंगे, समझ गए ना। तो ये जो तुम्हारी पोजीशन है ना, कुछ भी कर लो हमसे ना होवे, ये जो भाव है ना, इस भाव को मेरे सामने मत लाया करो, मुझे इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा। तो या तो साइड में बैठा करो, कोने में, सामने बैठ जाते हो तुम, तो मुझे प्रभावित करते हो, ऐसे दिखाएंगे बस कुछ भी कर लो, हमारी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना, उस वाले भाव से। तो ऐसे नहीं, समझने की कोशिश करो, समझोगे नहीं तो कैसे जानोगे। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा। अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष समझ रहे हो, फिर आपको बता दिया है एप्लीकेशन पे कि वहां जाके देख सकते हो, 10 बार देखो उस वीडियो को, जो एप्लीकेशन पे वीडियो लगी हुई है उसका कोई लिमिट नहीं लगा है। अच्छा समझ में आ रहा है, फिर क्या दिक्कत है। चलो ये आ रहा है कि इतने सारे रूल क्यों बन गए, अरे भाई बना दिए हैं विद्वानों ने, पढ़ो। तीसरा पॉइंट कहता है त के बाद यदि त का मेल किससे हो, त से हो, ड से हो या ल से हो, तो क्रमशः त किसमें बदलता है, ट ड ल में बदलता है। रूल से समझ लो इसको, फॉर्मूले से। ये कह रहा है त का मेल यदि ट से होता है तो ये त बदल जाता है ट में, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ है वो आ जाएगा, लिखना बाद में, पहले समझ लो इसको, ठीक। यदि इस त का मेल इस ड से होता है तो ये त बदल जाता है ड में, मतलब इसके सामने जो वर्ण आया ये उसी में बदल जाता है। अगर इस त का मेल इस ल से होता है तो दोनों के मेल पर ये त बदल जाता है ल में, और यहाँ जो कुछ है वो इस तरह से आ जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये इसके साथ मेल करके जो अपने आप को परिवर्तित करता है, ये इसी से इससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि इसके जैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे जिससे मेल करता है उसी में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो जैसे हम उदाहरण देखेंगे, तत् प्लस लीन, तो यहाँ पर त का मेल किससे हो रहा है, ल से हो रहा है, तो दोनों के मेल पर ये त किसमें बदलेगा, ल में, और यहाँ पर लीन हो गया, ये बच गया त, तो शब्द हमारा क्या हो गया, तल्लीन हो गया। तत् माने होता है उसमें, ठीक है, और लीन माने लगा हुआ, तो तल्लीन क्या हो गया, किसी में लगा हुआ, जैसे हम कहते हैं वो तो पढ़ने में तल्लीन है, मतलब पढ़ने में लगा हुआ है, ठीक है। उतार लो, देखो जैसे दिया है व्रत प्लस टीका, तो व्रत टीका हो गया, तत् प्लस लीन तल्लीन हो गया, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख। कहाँ पर सब में हल है, सब में हल नहीं होगा तो व्यंजन नहीं होगा, वो स्वर हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला वर्ण तो आपका वही आएगा। देखो जैसे मान लो अगर आपने इसको ऐसे लिखा, तो आप जब इसको ऐसे लिखेंगे तो कहेंगे कि ये व्यंजन और ये इसका स्वर, तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पहला वर्ण दिखना है, आप चाहे लगाओ या ना लगाओ, वर्ण तो पहला हमारा व्यंजन ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए चाहे लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उतार लो, ये इसका जवाब नहीं है कि ता से ही क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ता इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ वर्ण है कि इसको एक रूल से तसल्ली नहीं हो रही है, बाकी सारे सीधे हैं, उन्होंने नहीं बनाई है सबसे। बंद कर दूं, दंत वाले से हाँ ये कह सकते हैं कि दंत वाले पे कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग है, जैसे ट ड ल ये सब अलग अलग हैं। कॉमन जो आ रहा है वो वही, तो मतलब त वाला ही वर्ण आ रहा है, तभी तो हमने उसको पढ़ाई त संबंधित नियम से है, मतलब त का नियम, ठीक है। उतार लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी तक हम जो नियम पढ़ रहे थे वो कौन सा नियम था, घुसपैठिए वाला नियम। घुसपैठिए वाले नियम में क्या था कि हमारा एक वर्ण दूसरे वर्ण से मेल करता था और पहला वर्ण परिवर्तित हो जाता था और दूसरा उसके साथ सेम टू सेम आ जाता था। लेकिन अब की बार हम इसे कह सकते हैं मिसाइल नियम। मिसाइल नियम का मतलब क्या है, हम यहाँ जानेंगे कि ता का मेल स से हो रहा है, ठीक है, तालु श से, तो दोनों वर्ण आपस में मेल कर रहे हैं और परिवर्तन दोनों में हो रहा है। जैसे हम मान लो ऐसे कहें कि एक मिसाइल यहाँ से आ रही है और एक मिसाइल यहाँ से आ रही है, दोनों आपस में टकराती हैं, तो जब टकरा के गिरेंगी तो ये इस मिसाइल का मलबा होगा, या अपना अलग रूप धारण कर लेगा, और इस मिसाइल का मलबा अपना अलग रूप धारण कर लेगा, तो दोनों अलग अलग बदल गए। तो इसी तरह से ये हमारा नियम हो जाता है कि इसमें दोनों वर्ण आपस में टकराते हैं, ता बदल जाता है च में, और ये जो तालु श है ये बदल जाता है छ में। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे शब्द दिया है हमारा उत प्लस श्वास,
उत प्लस श्वास। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ये त है, ठीक है, ये त का मेल किससे हो रहा है, तालु श से हो रहा है। अब भले ही तालु श हमारा आधा आया, उससे क्या फर्क पड़ता है, पहला वर्ण हमारा ये, दोनों का आपस में मेल होगा तो त बदल जाएगा च में और ये तालु श बदल जाएगा छ में, ठीक है। अब देखो ये आधा है तो ये भी आधा ही होगा। यहाँ पर हमारे पास बचा वस और यहाँ पे हमारे पास बचा उ और जोड़ देंगे तो च हो गया आधा। अब छ आधा लिख नहीं सकते तो इसे हल के साथ लिखना पड़ेगा और इसके बाद आ गया ये वास। तो उच्छ्वास हमारा शब्द हो गया। उच्छ्वास शब्द का मतलब होता है सांसों का तेज गति से चलना, जिसे आप हाफना बोलते हैं ना, उसे संस्कृत में उच्छ्वास कहते हैं, सांसों का तेज गति से चलना। तो जैसे यहाँ पर सत प्लस शास्त्र दिया है तो सच्छास्त्र हो गया शब्द। देखो ये जो नियम यहाँ पे पढ़ रहे हो इसको पढ़ लो। वैसे तो व्यंजन संधि कैसे याद करना है वो मैं आपको बता ही दूंगी। स अगर पूरा आता है उसके पीछे अगर स्वर आएगा तो पूरा होगा, आधा होता है तो आधा आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा नियम भी इसका इसी प्रकार से है, यानी त का मेल किससे हो रहा है, ह से हो रहा है, तो त बदल जाता है द में और ह बदल जाता है ध में। तो जैसे हम उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, मान लो शब्द हमारे पास दिया है, हम उदाहरण लेते हैं जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो त है ये इसका मेल किसके साथ होता है, इस ह के साथ, तो दोनों आपस में मेल करते हैं तो ये त किस में बदलता है, द में भाई, द में, ठीक है, यहाँ दिया है, और ये ह किस में बदलेगा, ध में। तो अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि हमने ह से बाहर निकाल रहे हैं तो द के नीचे या तो हल लगा लो या फिर इसे धार करके लिख लो। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसे समझो, तो देखो इसे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके टुकड़ा तोड़ के, तो आपने ह को बदल दिया ध में, तो यहाँ पे क्या बचा, आर बच गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ क्या बचा, ऊ आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़कर लिख दो। जो यहाँ हमारा द आधा है तो इसको सहारा कौन देगा, ये ध दे देगा, आपको पता है ये आ तो इस ध को पूरा करेगा, तो ये ध ऐसे हो गया, ये द हमारा ऐसे आ गया। अब आपको ये पता है कि जब द आधा होता है और उसके बाद ध होता है तो ये इसको इस तरह से लिखता है कि नहीं लिखता है, लिख लेता है ना, तो शब्द हो गया हमारा उद्धार। अब चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। इस तरह से, इसमें शायद आपका उदाहरण नहीं लिखा हुआ है, दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे तत् प्लस हित, इसको बना लो, प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद तत् प्लस हित तो क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा, ठीक है, तद्धित, ठीक है, ये ध है। उसी तरह से उत प्लस हृत हो जाएगा। ह में कहाँ, ह में ई की मात्रा है ना, हाँ ये ह के नीचे है, ये री है, री, ठीक है, स्वर है ये री। इसके बाद अच्छा यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, इसके बाद आता है आपका छ संबंधित नियम। छ संबंधित नियम क्या कहता है, इसमें देखो, किसी भी ह्रस्व, ह्रस्व मतलब लघु स्वर या आ का मेल किसी छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। अब क्या कह रहा है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, घुसपैठिया वाला नियम पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद मिसाइल वाला नियम पढ़ लिया। ये जो नियम है इसे आप कह सकते हो संतान का नियम, मतलब ये कि दो आपस में मिलते हैं और तीसरा उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई लघु यानी ए, ई, उ या री या आ, इन चारों में से, पांचों में से कोई सा हो और इनका मेल किससे हो रहा हो, किसी छ से हो रहा हो, तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो इसमें नए वर्ण का आगमन हो जाता है च। यहाँ पर जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ जो भी लिखा है वो ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे शब्द है हमारा अनु प्लस छेद, तो आप देख सकते हैं ये उ और ये छ, इनका आपस में मेल होगा तो च वर्ण की का आगमन हो जाएगा, छेद यहाँ आ गया और ये अनु भी इसी तरह से आ गया और शब्द क्या हो गया, अनुच्छेद। ध्यान रखना हिंदी भाषा में जो संधि दी हुई है, एक एक दो दो शब्द दिए हैं, ये सारे नियम हैं, संस्कृत भाषा में होते हैं, बहुत तरह के शब्द इनसे बनते हैं संस्कृत भाषा के अंदर। आपके लिए इन नियमों में एक एक दो दो ही शब्द हैं जो उदाहरण के तौर पे यहाँ दिए हैं। तो आपके पास चॉइस ये है कि अगर आप नियम याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो इसमें जो दिए हुए उदाहरण है इन्हीं शब्दों को याद रख लो। इतना ही पूछा जाता है, वर्ण विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद आपसे पूछा जाता है तो आप उतना याद रख सकते हैं इसे। जैसे हो जाएगा स्व प्लस छंद, स्वच्छंद हो जाएगा, ठीक है, जैसे परि प्लस छेद, परिच्छेद हो जाएगा। एक त वर्ण हमारा ऐसा है जो त वर्ण सबसे ज्यादा नियम रखता है अपने। मिटा दूं इसे, सबसे पहले तो आप वो एरर देखो कौन सा आप कह रहे थे। अब बताओ। त के बाद यदि छोटा श का मतलब क्या है, हल से थोड़ी ना छोटा बड़ा हो जाता है, इससे क्या क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब ये है कि ये व्यंजन और ये स्वर, आपको तो इस पे ध्यान देना है ना, इससे कोई फर्क। देखो इसको तब आप ये कहेंगे जैसे यहाँ पे नीचे हल लगा है तो आप इसमें हल लगा दो, अगर इसमें नहीं लगाया तो इसमें मत लगाओ, लगा लो, तो इतने समझदार तो आप लोग हो ही, है ना, नहीं ना, हाँ इतना तो आप लोगों को जो अगर छोटी मिस्टेक रहती है वो आपको पता है कि हाँ ये ऐसे होगा, ठीक है, उसमें आपको ये सोचना विचारना नहीं है कि ये कैसे हो गया, ये आपको पता है। सही बोल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छात्र ने कहा है कि उद्धृत वाला बता दीजिए एक बार, चलो मैं बता देती हूँ इसको। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये त है और ये ह है और आपको पता है ह के नीचे क्या है, ये ह और ये री,
ठीक है। तो ह हमारा किस में बदलता है, जब हम त की बात करते हैं तो त बदल जाता है हमारा द में, और ह बदल जाएगा हमारा किस में, ध में। तो जब हमने इसे बाहर री निकाला है तो ये री आ जाएगा, ठीक है, और बाकी टुकड़ा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, त बच गया, और इधर क्या टुकड़ा हो गया, ऊ हो गया। तो अब देखो किस तरह से मिलाओगे, अगर हम इसे देखेंगे तो ये जो ध है, ध के नीचे ये री आ गया, ठीक है, ये द आ गया इस तरह से, ये आ गया, और इसके बाद ये त आ गया। अब इसको कैसे लिखना है आपको, क्योंकि द आधा है तो आपको पता है द और ध का युग्म इस तरह से हो जाता है, इसके नीचे आप लिखेंगे, जब ऐसे आ गया तो री की मात्रा भी इसके नीचे लग जाएगी, ठीक है, और ये शब्द हो गया, क्योंकि वो इसी तरह से बनेगा, हमने पढ़ा ना वर्तनी के अंदर द और ध का रूप, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि इसमें द आपका पूरा है, द आधा है, ध उसके नीचे है, और ये जो स्वर है ये किसका है, ध का है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब आता है हमारे पास म संबंधित नियम। म से संबंधित नियम हमारा क्या होता है, इसको समझ लो। यदि म का मेल क से लेकर म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से हो तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ी सावधानी से आपको समझना पड़ेगा। जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका म, इस म का मेल किससे हो, क से लेकर म तक। अब क से लेकर म तक कितने हैं, 5 वर्ग हैं हमारे, तो उस 5 वर्ग में हम लिख लेते हैं इस तरह से करके कि यदि म का मेल किससे होता है, क वर्ग से, ठीक है, क वर्ग के 5 वर्ण में से किसी से भी, या च वर्ग से, या ट वर्ग से, या त वर्ग से, या प वर्ग से, ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी होता है, तो वो जिस वर्ग से हो रहा होता है वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, समझ के लिखना इसको। कह रहा है कि यदि इस म का मेल, यदि क वर्ग के किसी 5 में से होता है मेल वर्ण इसका, तो ये वाला जो म है, ये म बदल जाएगा इस क के पंचमाक्षर में। क का पंचमाक्षर क्या है, ये, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इस म का मेल इस च वर्ग के किसी 5 अक्षर में से हो रहा है, वर्णों में से, तो ये म बदल जाएगा इस च के पंचमाक्षर में। समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा डेंजर है ये। फिर तीसरा पॉइंट, यदि इस म का मेल ट वर्ग के 5 में से किसी से होता है तो ये म, ध्यान रखना मैं इधर से तीर निकाल रही हूँ, इसका मतलब बदलेगा कौन, म की बात कर रहे हैं, तो म बदलेगा इस ट के पंचमाक्षर में। और इसी तरह से यदि इस म का मेल इस त में से, त वर्ग के किसी 5 में से होता है तो ये म बदलेगा त के पंचमाक्षर यानी न में। और उसी प्रकार यदि इस म का मेल इस प वर्ग से होता है तो ये म बदलेगा इस प के पंचमाक्षर मतलब म में। ये बदल गया, कौन सा बदला है, अभी तक ये म की बात कर रहे हैं, ये बदला है। और इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो सेम टू सेम उतर आएगा। पहले तो आप इस चार्ट को बनाओ, उसके बाद हम उदाहरण भी करेंगे इसके। बच्चा बाहर सेलिब्रेशन हो रहा है शिक्षक दिवस का, ठीक है। उतार लो जल्दी, उतार लिया। चलो देखो ये आपके पास लिखा हुआ है, अब इसको समझना। यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं हमारे, इन्हीं में हम समझेंगे। जैसे देखो ध्यान दो, यहाँ लिखा है सम प्लस कलन, शब्द है हमारा सम प्लस कलन। नियम कहता है कि इस म का मेल यदि क से हो रहा है, ठीक है, क वर्ग का पहला ही वर्ण आ गया है, तो अगर क से हो रहा है तो ये म क के पंचमाक्षर में बदलेगा। क का पंचमाक्षर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, स। अब इसको जोड़कर लिख दो। आप इसे जोड़कर लिखेंगे तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे। अब ये क्या है, उच्चारण करो। अरे संकलन है, इसमें कौन सी बात है, आपको पता है ये बच्चा और बच्चे के पीछे दादाजी, जब बच्चे के साथ दादाजी आए हैं तो ये बच्चा अपने आप को इस रूप में लिख सकता है कि नहीं, लिख लेगा। और संधि में ऐसा परिवर्तन होता है तभी तो हमने टंकण विधि में इसको ऐसे लिखना शुरू किया, संधि हमें बताती है तभी तो हमने इसको ऐसे लिखना शुरू किया, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे सम प्लस गति, तो यहाँ पर संगति ये दिया है हमारा, ठीक है, तो ये बच्चा और बच्चे के पीछे दादाजी हैं ही, तो हम कैसे इसमें बिंदी में बदल सकते हैं। सम प्लस च, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बदल गया ये म किसमें, इस यहाँ में बदल गया, शब्द क्या हो गया हमारा संचय, हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। इसी तरह से सम प्लस पूर्ण, तो क्या हो गया संपूर्ण, इस तरह से हम कैसे भी लिखें, समझ गए ना। उतार लो इसको, उतार लिया। चलो अब इसके बाद आगे का देखते हैं। ये तो था हमारा क से लेकर म तक। अब हमारे पास दो चीज और बची, अंतस्थ व्यंजन और इसके बाद ऊष्म व्यंजन, जो म के साथ जिनका प्रयोग हो सकता है। तो दूसरा रूल जो है इसका वह यही कहता है कि यदि इस म का मेल, यानी इस म का मेल यदि किससे हो, अंतस्थ व्यंजन से या ऊष्म व्यंजन से हो, तो म सदैव किसमें बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि इस म का मेल किससे हो रहा है, किसी अंतस्थ व्यंजन से या किसी ऊष्म व्यंजन से हो रहा है, तो ये म सदैव किसमें बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। और यहाँ जो कुछ भी आया है वो सेम टू सेम उतर जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे देखेंगे, शब्द दिया है हमारा सम प्लस योग। अब देखो यहाँ पर ये जो म है, इस म का मेल किससे हो रहा है, य यानी अंतस्थ से, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, योग, और यहाँ पर क्या बचा, स। ध्यान रखना ये जो अनुस्वार है ये सदैव मात्रा के रूप में ही प्रयोग होता है। स के साथ अ मात्रा आई है और ये उस अ मात्रा पे ही मात्रा में लग जाएगा, मतलब जब इसके साथ जुड़ेगा तो इस तरह से आ जाएगा। और शब्द क्या हो गया, संयोग। अब देख सकते हैं जैसे सम प्लस रक्षक तो संरक्षक हो गया, सम प्लस लाभ संलाप हो गया, सम प्लस विधान संविधान हो गया, सम प्लस संशय हो गया, सम प्लस सार संसार। और यहाँ पर जितनी भी बिंदियां लगी हुई हैं, इन सारी बिंदियों का मतलब क्या है कि ये है अनुस्वार, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें खुद ही पता चल जाता है, जब हम पंचमाक्षर पढ़ रहे होते हैं उसमें भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ गया है तो वहाँ जो अनुस्वार बना हुआ है, वो जो बिंदी है वो सदैव क्या होती है, अनुस्वार होती है। तो इसे आपको संधि ने भी प्रूफ कर दिया, तो ये बात आपको पता चल गई।
वो टाइपिंग में आपको ऐसे दिखती है। जब आप खुद लिखेंगे, जैसे मान लो आप लिखते हैं संसार, तो आप इसके ऊपर जो खड़ी पाई है इसके ऊपर लेंगे, समझ गए ना? तो जो खड़ी पाई होती है उसके ऊपर रखते हैं। लेकिन टाइपिंग में तो हमारा क्योंकि वो थोड़ा सा अंश आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए आपको ऐसा दिखता है कि थोड़ी सी आगे बढ़ के है। वो इसलिए है कि वो उसके बाद है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो व्यंजन संधि है वो ये समाप्त हो जाती है। अब इसमें आप जैसे किताबों में देखेंगे कि तो किताबों में इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम दे रखे हैं व्यंजन संधि को लेकर, जहाँ पर ऐसे दिया होता है कि ये होता है वो होता है, पर मैंने ये कहीं पे होता है कि परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह की चीजें दिखाते हैं। तो वो सारी चीजें जिनमें संधि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो संधि नहीं होती, क्योंकि संधि का मतलब ही है विकार यानी परिवर्तन होना। जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो संधि किस बात की होगी? तो वो उस तरह के नियम मैंने इसमें हटा दिए, ना तो आपकी परीक्षा में आज तक पूछे गए और ना हम इसमें रखते, क्योंकि इतना भार रखने का क्या फायदा है जिसका मतलब ही नहीं होता है। तो जो हमारी हिंदी व्याकरण के लिए जरूरी है वो यहाँ पे चीजें रखी गई हैं। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये तो हमें कुछ ज्यादा ही टफ लगी व्यंजन संधि। तो देखो, जब तक आपने अगर जैसे मैंने आपको जब दीर्घ संधि पढ़ाई, गुण संधि पढ़ाई और वृद्धि संधि पढ़ाई, ये तीनों जब मैंने पढ़ाई, मैंने कहा कि ऐसे लिखो, तो ना आप लोगों ने जब दीर्घ संधि पढ़ी तो आपको लगा अरे ये तो बहुत ही सरल और इतनी अच्छी है, और एकदम आपने जो हल्के में अगर ले लिया उसके बाद अभ्यास नहीं किया तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका सांस फूल जाता है। और यही मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये जैसे दीर्घ संधि पढ़ा के घर पे अभ्यास करना, फिर दोनों तीनों चारों संधि पढ़ा के फिर कहती हूँ कि घर पे अभ्यास करना। अगर आपने घर पे अभ्यास किया होगा तो इसमें कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं लगी होगी, क्योंकि आपको पता है किस पॉइंट के बाद क्या चीज हो रही है और आराम से आपको नियम भी याद हो जाता है। अब अगर मान लो आपको लगता है कि मैम हमको ना थोड़ी सी कठिन लगी रही है, तो कुछ इसका सरल उपाय क्या है? तो सरल उपाय इतना है कि जब आप लोगों को रटने की आदत पड़ी हुई है तो सारे नियम छोड़ो, जो शब्द इसके अंदर दिए हैं उन शब्दों पर फोकस कर लो और इनको याद रख लो कि ये व्यंजन संधि है। क्योंकि नियम आपसे पूछे नहीं जाते, आपसे पूछा क्या जाता है इससे कि जैसे परिच्छेद में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, तो आपको ये जानना है कि इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। या दूसरा जो क्वेश्चन होता है वह होगा कि स्वच्छंद में स्वच्छंद का संधि विच्छेद बताओ, तो इनका संधि विच्छेद आपको याद करना है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण के लिए आप लोगों ने इसको देखा ही होगा, ठीक है? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में विसर्ग संधि के साथ।